नेम इज अक्षय और स्टार्ट करते हैं आज अपना अगला लेक्चर हाइड्रोजन का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने काफी कुछ चीजें पढ़ी। आज हम अपना लेक्चर शुरू करने वाले हैं प्रिपरेशन से, कैसे हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरी में और इंडस्ट्री के अंदर, दोनों चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो काफी ध्यान से सुनना, कुछ रिएक्शंस आएगी, ऑफकोर्स उन्हें तुम्हें याद रखना होगा, तो चीजें कुछ अब थोड़ी सी याद करने वाली रहेगी। तो सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि जो एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन लिखी है वो तो याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ दो इक्वेशंस में तुम्हें या दो रिएक्शन कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी तुम्हें एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ लेबोरेटरी मेथड के बारे में। ठीक है, लेबोरेटरी में कैसे हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया जाता है। तो पहला मेथड क्या है कि जिंक लेते हैं हम, जिंक, Zn मतलब जिंक, ग्रेन्युलेटेड जिंक का मतलब उसको पीस देते हैं अच्छे से। ठीक है, तो उसको पीस कर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, मतलब एसिड के साथ। तो पीसे हुए जिंक को किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, और क्या मिल रहा है अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। ठीक है, प्लस ZnCl। ठीक है, तो एक रिएक्शन तो ये होगी कि ग्रेन्युलेटेड जिंक को किसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं, एसिड के साथ, तो हमें हाइड्रोजन मिल जाता है। ठीक है, कोई भी एसिड हो सकता है, जनरली ऐसे HCl जरूरी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर HCl ही लिखा हुआ है, तो उसको हम HCl के थ्रू लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। सेकंड चीज है कि अगर हम जिंक को ही किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, NaOH, मतलब इसको मैंने पानी के अंदर डिसोल्व कर दिया, तो पानी के अंदर डिसोल्व हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एल्कली। ठीक है, तो एक्वस एल्कली के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये हाइड्रोजन तुम्हारा क्या हो गया, लिबरेट हो गया। और अगर हाइड्रोजन लिबरेट हो गया और साथ में क्या बनाया, Na2ZnO2, क्या बनाया, Na2ZnO2, इसको हमने नाम दिया हुआ है सोडियम जिंकेट। क्या नाम दिया हुआ हमने इसको, सोडियम जिंकेट। तो तुम्हें ये नाम भी याद रखना है कि सोडियम जिंकेट किसको बोला था, इसको बोला था। ठीक है, तो ये दो मेथड है जो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी पे बस फोकस करना है तुम लोगों को। इसके बाद चलते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पे। ठीक है, तो पहला चीज क्या है कि हम पहला मेथड अगर बात करें, तो पहला मेथड है, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं और साथ में क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ एसिड और बेस के ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा एसिड और बेस उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, उसके अंदर कुछ एसिड और बेस थोड़ा ऐड कर दिया जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, H2 का प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो एक ये सिंपल सा मेथड है जो तुम्हें याद रखना है कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर भी हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। याद रहेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है हम इसको तोड़ रहे हैं, बॉन्ड में तोड़ रहे हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2+O2। याद रहेगा, सिंपल सी चीज। सेकंड है, अगर हमें जो हाइड्रोजन है उसकी प्योरिटी 99.95% अगर चाहिए, तो एक मेथड होता है हमारे पास, बेरियम हाइड्रोलाइसिस, बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो, बेरियम हाइड्रोक्साइड का BaOH इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, और वहां पे इलेक्ट्रोड कौन से यूज करने हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर निकल के इलेक्ट्रोड, Ni के इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किसके इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, कितनी % प्योरिटी मिलती है वहां पे, तो 99.95% प्योरिटी मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमें किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, हमें BaOH बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, और इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करते हैं, निकल। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें याद रखना है। इसके बाद थर्ड टाइप पे चलते हैं, एक्शन ऑफ वाटर ऑन NaH। ये भी देख चुके हैं थोड़ी देर पहले, कहीं पे देखा होगा, तुम्हें याद होगा, जब मैं तुम्हें सॉल्ट लाइक या फिर आयोनिक हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ा रहा था, तब मैंने ये रिएक्शन वहां पे भी लिखी थी। तो एक हाइड्रोजन बनाने का मेथड वो भी हो सकता है कि हम NaH की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, H2O के साथ, तो भी क्या बन जाएगा हमारे पास, H2 लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, एक और मेथड है जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ शायद, लेकिन फिर भी इसको देख लोगे, यूएनओज मेथड उसको बोलते हैं। यूएनओज मेथड में क्या लेते हैं हम, एल्यूमिनियम लेते हैं, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वाटर का रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमारा H2 लिबरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी तुम्हें सिंपल सा इक्वेशन तुम्हें सिंपल सा याद रख लेना। ठीक है, फिफ्थ है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, ब्राइन का मतलब है कि वो NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, NaCl का सॉल्यूशन है, तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, कभी भी अगर तुम्हारे सामने ब्राइन सॉल्यूशन वर्ड अगर निकल के आता है, तो उसका मतलब वो है NaCl के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब NaCl का जब सॉल्यूशन का जब बना जाता है ना, तो एनोड पे हमें क्या मिलता है, एनोड पे ये Cl2 गैस मिलती है, और कैथोड पे 2H2O के साथ हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि जब ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, तो कैथोड पे हमें क्या मिलता है, कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके बाद लास्ट है, इसके बाद ये चीज जो है, रिएक्शन ऑफ स्टीम विद हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के साथ स्टीम, मतलब ये इसका स्टीम मतलब इसका गैसेस फॉर्म, वेपर फॉर्म के साथ रिएक्शन।
तो जब हाइड्रोकार्बन मतलब CH4 को H2 के साथ रिएक्शन करवाया तो Cu प्लस 3H2, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया, यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन गैस मिल गया। ठीक है, तो ये कब मिलता है, जब हम 1270 केल्विन ये क्या लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, और निकल एज अ कैटलिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो निकल कैटलिस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है। जैसे कि अगर इसका जनरलाइज फॉर्म लिखूं तो ये हो जाएगा CnH2n + 2 + NH2O, और यहाँ पे निकल एज अ कैटलिस्ट, और NCO + Cn+1 + H2O। ठीक है, तो एक सिंपल सी इक्वेशन है जो सिंपल जनरलाइज फॉर्म में लिखी हुई है, ये इसका एक एग्जांपल के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है जो तुम्हें समझना है। ठीक है, इसके बाद में कुछ तुम्हें 2 एक्स्ट्रा प्रोसेसेस समझाऊंगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा पूरा फोकस उन्हीं को समझने में रहेगा और उनको समझना है। ठीक है, इन इक्वेशंस को तुम्हें सिंपल क्या करना है, रीड कर लेना है, जितनी ज्यादा बार रीड कर पा सकते हो उतनी बार कर लेना, ताकि तुम्हें ये थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हें कभी अगर कहीं पे आता है क्वेश्चन तो तुमसे गलत ना हो। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रिपरेशन मेथड की तरफ, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो 2 प्रोसेस बताने वाला हूं ना, उसकी हर एक चीज ध्यान से सुनना, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जनरल उसके नाम जो यहाँ पे मैं बताऊंगा तुम्हें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझते जाना। पहला प्रोसेस में तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ लेंस प्रोसेस। क्या बता रहा हूं मैं तुम्हें यहाँ पे, लेंस प्रोसेस। ठीक है, लेंस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, हम सबसे पहले आयरन लेते हैं। ठीक है, और ये आयरन क्या होता है, ये हॉट होता है। ठीक है, हॉट आयरन, गर्म आयरन लेते हैं, और इस आयरन की रिएक्शन करवाते हैं हम स्टीम में। स्टीम मतलब H2O के अंदर इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये एक मैग्नेटिक ऑक्साइड बनाता है Fe3O4 टाइप का, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये रिएक्शन याद रख लेना अच्छे से कि कौन कौन होता है लेंस प्रोसेस में। हॉट आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करके मैग्नेटिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देता है। इस पूरी प्रोसेस को गैसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को गैसिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस का नाम भी याद रखना है। यहाँ पे जो आयरन का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है ना, वो कितना रखना पड़ता है, 550 डिग्री सेंटीग्रेड टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर भी याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले समझो, आयरन है, हॉट आयरन है, स्टीम के साथ रिएक्शन करवाया, मैग्नेटिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, हाइड्रोजन बन गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब हमें कोई करने की जरूरत नहीं, जो मेन प्रोसेस है वो इतना ही है। इस प्रोसेस को क्या नाम दीजिए, गैसिंग। अब होता क्या है ना कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक ऑक्साइड बना है ना, इस मैग्नेटिक ऑक्साइड से हम वापस से आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि इंडस्ट्री के अंदर जनरली ये प्रोसेस यूज की जाती है, और वहां पे क्या होता है ना कि इस मैग्नेटिक ऑक्साइड का रिडक्शन कर। तो कैसे रिडक्शन करते हैं, हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक और करवाते हैं हम रिएक्शन इसकी हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने पे Fe3O4 Fe में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और Fe3O4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन Fe में, ये रिएक्शन कहीं पड़ी हुई है, ये रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है हाइड्रोजन। उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स का, उनको रिड्यूस कर देता है हाइड्रोजन। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। तो ये Fe में कन्वर्ट कर दिया, प्लस हमने यहाँ पे वाटर बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो Fe क्या मिल गया हमें, वापस यहाँ से मिल गया। इस Fe को हम वापस से यूज कर सकते हैं स्टीम के अंदर, मतलब यहाँ पे जो Fe आ रहा है ना, यहाँ पे जो आयरन आ रहा है, इस आयरन को हम फिर से यूज कर सकते हैं। कौन से आयरन को, जो यहाँ से हमें मिलेगा। ठीक है, तो होता क्या है ना कि हम इस प्रोसेस को मतलब एक तरीके से एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया कि पहले ये बनाया, इससे फिर हमें ये चीज मिल गई, फिर इसको रीयूज किया, फिर यहाँ पे बना, फिर इसको रीयूज किया। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होता है ना कि आयरन जो होता है ना, वो काफी उसकी जो एफिशिएंसी वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये नहीं है कि बस एक बार आयरन खरीद लिया तो उसको चलाते रहना। ठीक है, ये ऐसे भी नहीं होता है। एक एफिशिएंसी होती है उसकी, उसके बाद वो उतना अच्छे से डिकम्पोज नहीं कर पाता है, उतने ऐसी चीजें नहीं हो पाती, तो उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है और फिर दूसरा यूज किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, बहुत सारे टाइम हम इस आयरन को यूज कर सकते हैं, उससे क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है वो बच जाता है। तो जनरली इंडस्ट्री इस वाले प्रोसेस को यूज करती है। ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है कि आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन, तो हाइड्रोजन गैस निकला, इसको बोला गैसिंग। टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखा, 550 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। वापस से अगर आयरन चाहिए तो किसके साथ रिएक्शन करवा देना है, CO प्लस H2। ठीक है, ये CO प्लस H2 का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें थोड़ा सा बताने वाला हूँ आगे। तो CO प्लस H2 के साथ रिएक्शन करवा दिया तो हमें फिर से क्या मिल गया यहाँ पे, आयरन। तो आयरन वापस से यूज कर सकते हैं किसके लिए, इस स्टीम को डिकम्पोज करने के लिए। इसके बाद सेकंड प्रोसेस है बोश प्रोसेस। क्या प्रोसेस का नाम क्या है, बोश प्रोसेस। बोश प्रोसेस में लिखते हैं हम कार्बन को कॉक भी बोला जाता है। ठीक है, तो हाँ, कहीं पे अगर तुम्हें ये वर्ड देखने को मिले ना, रेड हॉट कॉक,
तो उसको कार्बन ही बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है तुम्हें, कहीं पे भी अगर ये वर्ड तुम्हें हॉट कॉक या सिंपल रेड हॉट कॉक कहीं पे मिले तो मतलब वो कार्बन की बात कर रहा है। तो कार्बन को जब हम H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें CO प्लस H2 मिलता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का एक मिक्सचर मिलता है। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। इस CO प्लस H2 के कॉम्बिनेशन को सिन गैस बोला जाता है, सिंथेसिस गैस बोला जाता है, या फिर वाटर गैस बोला जाता है। ठीक है, तीनों नाम है इसके, तीनों ओ नाम है इसके, याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है सिन गैस क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, वाटर गैस क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, सिंथेसिस गैस क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखो CO प्लस H2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, सिन गैस या वाटर गैस या सिंथेसिस गैस। और इस रिएक्शन को कोल गैसिफिकेशन बोला जाता है। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, कोल गैसिफिकेशन। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हमें अगर फर्दर हाइड्रोजन का अगर चाहिए तो हम क्या करते हैं कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकला है ना, इसको हम फर्दर फिर और स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे हम कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं और टेम्परेचर रखते हैं 673 केल्विन। तो हमें क्या मिल जाता है, CO2 प्लस H2। तो इस वाली रिएक्शन को बोला जाता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो ये सिंपल सी कुछ प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस तुम्हें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इनके अंदर जो नाम बताए वो याद रखने हैं, जैसे गैसिंग, ठीक है, जैसे विविफैक्शन, ठीक है, जैसे कि कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि वाटर गैस शिफ्ट कन्वर्टर क्या होता है, जैसे कि सिंथेसिस गैस किसको बोलते हैं। ठीक है, मेनली इनका टेम्परेचर अगर तुम याद रख पाओ, ठीक है, किसको बोलते हैं, सिन गैस CO प्लस H2 के मिक्सचर को बोलते हैं। ये थोड़ी सी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद आयरन हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर तुम देखोगे तो CO और H2 के साथ रिएक्शन करवाइए ना, मतलब किसके साथ रिएक्शन करवाइए, वाटर गैस के साथ रिएक्शन करवाइए। तो ये बोल सकते हैं कि इस मैग्नेटिक ऑक्साइड को वाटर गैस के साथ रिएक्शन करवाने पे हम वापस से आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज होगी तुम्हारे यहाँ पे, तो इसको तुम आराम से समझ पाओगे। तो हाइड्रोजन की प्रिपरेशन पढ़ने के बाद हम चलने वाले हैं हाइड्राइड्स को पढ़ने के लिए। तो हाइड्राइड्स क्या आते हैं उसको समझते हैं, उसके कुछ टाइप्स है उनको भी समझेंगे। तो हाइड्राइड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। हाइड्राइड्स का मतलब सिंपल क्या होता है कि एक बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या है, पहले उसको समझते हैं। बाइनरी का मतलब होता है 2। बाइनरी का मतलब कितना होता है, 2, जिसमें से एक तो हाइड्रोजन है, मतलब कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, जिसमें से एक एलिमेंट तो हाइड्रोजन है और दूसरा कोई अदर एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड। तो उसके अंदर एक तो हाइड्रोजन एटम होगा उस बाइनरी कंपाउंड के अंदर, और अगर उसके अंदर कोई दूसरा अदर एलिमेंट है तो इनके कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनेगा उसको मैंने क्या नाम दे दिया है, हाइड्राइड। उसको क्या नाम दे दिया मैंने, हाइड्राइड। तो सिंपल सा हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि बाइनरी कंपाउंड, वो बाइनरी कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन और एक अदर एलिमेंट जुड़ा हुआ है, उनको क्या बोलते हैं हम, सिंपल हाइड्राइड्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल में जैसे तुम्हें समझाऊं तो जैसे NH3 तुम बोलते हो। ठीक है, तो इसके अंदर ये बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी का मतलब इसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक तो नाइट्रोजन वाला और एक हाइड्रोजन वाला। तो ये एक हाइड्रोजन और दूसरा अदर एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन है। तो ये चीज क्या होगी, एक हाइड्राइड के फॉर्मेशन में होगी। H2O भी एक हाइड्राइड है, समझ पा रहे हो। बाइनरी कंपाउंड है मतलब एक तो H2 का एलिमेंट है, एक O2 का एलिमेंट है, तो उससे ये कंपाउंड बना। इसके अंदर एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये भी एक हाइड्राइड है। ठीक है, इसी तरीके से CaH2 हो गया, BaH2 हो गया, ये सारे क्या है, ये हाइड्राइड। कैसे हाइड्राइड है, ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हाइड्राइड की पहले डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली कि हाइड्राइड क्या होते हैं। हाइड्राइड वो होते हैं जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट होगा और दूसरा कोई अदर एलिमेंट उसके साथ प्रेजेंट हो। ठीक है, अब हाइड्राइड जो होते हैं ना वो टोटल 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है आयोनिक, सेलिन और सोल्ट लाइक हाइड्राइड्स। ठीक है, तीनों एक ही के नाम है। ठीक है, आयोनिक भी कहीं पे बोलते हैं, कहीं पे सेलिन हाइड्राइड भी बोलते हैं, कहीं पे सोल्ट लाइक हाइड्राइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो तुम्हें तीनों नाम याद रखने हैं। तो ये हाइड्राइड का फर्स्ट टाइप है। तो इस टाइप के हाइड्राइड्स कैसे बनाए जाते हैं, जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है S ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। किसके साथ कंबाइन होता है, S ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। और S ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो मेटल के साथ हाइड्रोजन कंपाउंड होगा तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, इसी वजह से उनको आयोनिक हाइड्राइड नाम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो एग्जांपल अगर ले, जैसे कि मैं ले रहा हूं LiH। ठीक है, तो लिथियम क्या है हमारा, S ब्लॉक का एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्या है हमारा एलिमेंट है, तो ये दोनों कंबाइन हुआ तो इसने क्या बना लिया, एक आयोनिक हाइड्राइड बना लिया, सेलिन हाइड्राइड बना लिया, सोल्ट लाइक हाइड्राइड बना लिया। ठीक है, सोल्ट लाइक का क्या मतलब है, जैसे कि NaCl होता है तो ये भी क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, तो ये सोल्ट है,
तो इसका भी स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, इसके टाइप का होगा, इस वजह से इसको क्या नाम देते हैं, सोल्ट लाइक हाइड्रेट। ठीक है, तो तीनों नाम तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। तो जो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो किस टाइप के हाइड्रेट बनाते हैं, वो बनाते हैं आयोनिक, सेलिन या फिर सोल्ट लाइक हाइड्रेट। याद रहेगी चीज। वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं, तो मेटल के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन होगा तो वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसे BH2 बोल सकते हो तुम, जैसे CH2 बोल सकते हो तुम। ठीक है, ये सारे हाइड्रेट्स कैसे हो जाएंगे हमारे, आयोनिक हाइड्रेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं LiH वाला लूँ ना तो LiH को हम इसके अंदर एक्सेप्शन मानते हैं। एक्सेप्शन क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें पता हो तो ये पीरियोडिक टेबल के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे आते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट पे आने की वजह से क्या होता है ना कि इनका जो कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, कहां से समझ पा रहे हैं, ये फिजांस रूल से। ठीक है, किसी को डाउट हो रहा हो तो फिजांस रूल से ये चीज बोल पा रहा हूं कि ये कोवेलेंट हाइड्रेट है, इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। केटायन का साइज छोटा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो केटायन का साइज छोटा है इस वजह से इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो इनको हम कोवेलेंट हाइड्रेट की कैटेगरी में जनरली कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट को हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये MgH2 और BH2 है ना, ये दोनों पॉलीमेरिक हाइड्रेट बनाते हैं। पॉलीमेरिक मतलब ऐसे लंबी चेन होती है, और इस तरीके से BeH2 होल एन लिख सकते हो तुम, होल एन ऐसे लिख के तुम बोल सकते हो कि ये पॉलीमेरिक हाइड्रेट बनाते हैं, मतलब ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब ये चीज अगर तुमने कहीं पढ़ी हो तो समझ में आ रही होगी। कहाँ पे पढ़ी है, बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, कुछ याद है? वहां पे हमने चीज समझी थी बनाना बॉन्डिंग के अंदर, इसको मैंने समझाया था। एक बार नहीं याद आ रहा हो तो उसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर वहां पे देख सकते हो। इसके बाद चलते हैं पहला टाइप, इसके अंदर और भी चीजें हैं उसको मैं समझाता हूँ। सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्रेट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड था, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था, यहाँ पे कोवेलेंटली बॉन्डेड हो जाएगा, तो उनको ना क्या नाम दे दिया है, कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्रेट। तो जो भी मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो क्या बनाते हैं, वो कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ये कौन बनाता है, एस ब्लॉक के, ये कौन बनाता है, पी ब्लॉक के। जैसे कि CH4 एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, NH3, H2O, HF, ये सारे क्या है, ये सारे कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्रेट, ये सारे कोवेलेंटली बॉन्डेड है ना, तो कोवेलेंटली बॉन्डेड होने की वजह से इसको क्या नाम दे दिया हमने, कोवेलेंट हाइड्रेट्स। याद रहेगा, सिंपल सी चीज है। इसके अंदर भी है ना 3 टाइप के होते हैं, इसके अंदर भी 3 टाइप के होते हैं। किसके अंदर, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्रेट्स के अंदर। पहला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और थर्ड इलेक्ट्रॉन रिच। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तुम्हें समझाता हूं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है कि वो हाइड्रेट जिसके अंदर जो ल्यूइस स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जितने हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने अवेलेबल नहीं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। जैसे कि अगर तुम B2S6 ले लो, अब B2S6 तुम्हें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं बनाना बॉन्डिंग के अंदर। B2S6 इसको डाइबोरेन बोला जाता है। ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर होता है, तभी तो हम उसकी बनाना बॉन्डिंग करवाते हैं। तो उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर होने की वजह से मतलब उसके अंदर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये भी तो एक हाइड्राइड ही है। हाइड्राइड क्यों बोल रहा हूं, बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी मतलब एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा कोई अदर एलिमेंट है। चीज क्लियर हो गई है? तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड का एग्जांपल समझ चुके होंगे। इसका अगर एक पूरा हम अगर एक कंक्लूजन निकाले तो जो ग्रुप 13 वाले हैं, ये कहाँ का है, ग्रुप 13 का ही तो है। तो उसको अगर ग्रुप 13 वाले निकाले तो ग्रुप 13 वाले हमारे कौन से हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर वाले मॉलिक्यूलर हाइड्राइड हो जाएंगे। चीज क्लियर, आगे चला जाए। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब है जहां पे पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, ना तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना कम है, जितने चाहिए उतने ही है, प्रिसाइज है एकदम चीज। तो एग्जांपल जैसे CH4, अब कार्बन के आउटर शेल में 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना लिए, तो क्या उसके पास कोई लोन पेयर बचा, नहीं बचा, सारे जितने थे सारे के सारे यूज में आ गए। SiH4 जितने आउटर शेल में थे सारे यूज में आ गए, तो ग्रुप 14 बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हमें कहां पे मिलते हैं, ग्रुप 14 के अंदर मिलते हैं। जिस क्लियर समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब वहां पे लोन पेयर होंगे। सिंपल सी चीज समझ सकते हो। यहां पर तो इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0। यहां पे एक्स्ट्रा लोन पेयर रखे, मतलब इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है। समझ में आ रहा है? जैसे कि NH3 में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 3 उसने बॉन्ड बना लिया, तो क्या एक लोन पेयर बचा? H2O में 2 लोन पेयर बचा, HF में 3 लोन पेयर बचा। समझ में आ रहा है? इन सबके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये चीज समझ में आ रही होगी ना। तो ये सारे एसोसिएट हो जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप है, 15, 16, 17। नोबल गैस के साथ ऑफकोर्स रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो
ग्रुप 15, 16, 17 को हम किसके अंदर कैटेगरी के अंदर लेते हैं? हम इलेक्ट्रॉन रिच वाली कैटेगरी के अंदर लेते हैं। चीज क्लियर है क्या? समझो एक बार अच्छे समझो। एस ब्लॉक वाले ये, पी ब्लॉक वाले ये। थर्ड आया मेटेलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। ठीक है, तीन नाम है इसके भी, मेटेलिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। अब अगर तुम्हें पता हो ना तो डी और एफ, डी वाले ब्लॉक के अंदर 7, 8, 9 ग्रुप आता है। ठीक है, उस 7, 8, 9 ग्रुप के जो भी एलिमेंट है ना वो हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते। ठीक है, उनकी टेंडेंसी नहीं होती है हाइड्राइड फॉर्म करने की। ग्रुप 7, 8, 9 बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते। और जो ग्रुप 6 होता है ना, ग्रुप 6 होता है, उस ग्रुप 6 के अंदर जो क्रोमियम है, ओनली क्रोमियम ही बनाता है। उसको क्या बोल दिया? वो क्या, कौन सा कंपाउंड बनाता है? हाइड्राइड बना के CrH बनाता है। ठीक है, तो ये क्रोमियम हाइड्राइड हो गए। तो ये ग्रुप 7, 8, 9 तो कोई भी नहीं बनाता, इसमें 6 बनाता है, लेकिन कौन बनाता है? ओनली क्रोमियम बनाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोई भी हाइड्राइड नहीं बनता। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को या ये जनरली 7, 8, 9 ग्रुप को जब हम एक कंबाइनली बोलते हैं तो उसको हम हाइड्राइड गैप नाम दे देते हैं कि एक ऐसा गैप क्रिएट हो गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाइड्राइड नहीं बनाता। तो वो गैप कौन सा है? 7, 8, 9 ग्रुप वाला गैप। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है कि बताओ पीरियोडिक टेबल में किसको हाइड्राइड गैप नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है? ग्रुप 7, 8, 9 को हम हाइड्राइड गैप से जानते हैं। आई थिंक चीज क्लियर होगी। ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में कुछ और बातें करनी है, लेकिन पहले ये बेसिक चीज समझोगे तभी तुम्हें आगे की हाइड्राइड्स की जो भी बाकी इंफॉर्मेशन है वो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं। हाइड्राइड्स मतलब बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी मतलब दो का मतलब उसके अंदर एक तो हाइड्रोजन होगा और एक अदर एलिमेंट होगा। ऐसे बाइनरी कंपाउंड को हम हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर पहला टाइप है आयोनिक वाला, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट बनाएंगे, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स बनाएंगे। ये कुछ है जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स होंगे। ये चीज तुम समझ पा रहे होंगे बाय यूजिंग फिजांस रूल। ये दोनों जो होते हैं ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के अंदर ये बनाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट वाले। ठीक है, इसके अंदर तीन टाइप है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ये कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन है, ये मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल के थ्रू चीजें तुम्हें क्लियर हो रही होगी। मेटेलिक है तो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, 7, 8, 9 नहीं बनाता, 6 में ओनली CrH बनता है। इसको क्या नाम दे दिया हमने? हाइड्राइड गैप। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो, थोड़ा सा थीम तुम्हारे दिमाग में क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें ना थोड़ा सा चीजें समझ में आने लगी। तो इसके बाद देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं हम आयोनिक हाइड्राइड्स की। ठीक है, तीनों की हम करस्पॉन्डिंग जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आयोनिक हाइड्राइड अगर बन रहा है तो आयोनिक हाइड्राइड आयोनिक कंपाउंड है हमारे लिए, और आयोनिक कंपाउंड का जो एमपी और बीपी क्या होता है वो होता है हाई। तो हम बोल सकते हैं कि जो आयोनिक हाइड्राइड्स भी है उनका जो एमपी और बीपी क्या होता है? हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और तुम्हें पता हो तो आयोनिक कंपाउंड जब पढ़ा था तो उनकी प्रॉपर्टीज लिखवाई थी और बताया था कि आयोनिक कंपाउंड्स का कंडक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन कब करते हैं? वो मोल्टन स्टेट में। कब करते हैं? ओनली मोल्टन स्टेट में। ठीक है, याद होगा शायद। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब इनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। तो जो हाइड्रोजन होता है ना वो कहाँ लिबरेट होता है? वो हाइड्रोजन लिबरेट होता है एनोड पे। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें याद रखना है। जैसे LiH, तो इसका हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो Li प्लस और H- आया। ये कैथोड पे ये वाली रिएक्शन होगी, मतलब कैथोड पे हमें लिथियम मिलेगा, और एनोड पे 2H- H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन फॉर्म देगा। ठीक है, तो याद रखना है तुम्हें कि जो आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं ना उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हमें हाइड्रोजन एनोड पर मिलता है। ठीक है, इसका हाई हीट्स ऑफ फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका काफी ज्यादा होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब थर्मोडायनेमिक वाला टर्म है। इसको फॉर्म करने के लिए काफी हीट हम बोल सकते हैं कि चाहिए। रिएक्शन विद वाटर, जब ये रिएक्शन के साथ वाटर करता है ना ये आयनिक हाइड्राइड, तो कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन लिबरेट करता है। तो जैसे NaH प्लस H2, एक एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट जो NCERT के अंदर दिया है, NaOH प्लस H2। ठीक है, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके H2 देते हैं, प्लस एक बेस बोल सकते हो कि एक बेस दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। एक और चीज है, इसको बोलते हैं LiH को लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, तो लिथियम हाइड्राइड जब AlCl3 के साथ कंबाइन होता है तो ये बनाता है LiAlH4। इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसको ये नाम दिया जाता है। इसके बाद B2 से डाइबोरेन, ये जब NH के साथ कंबाइन होता है तो ये बनाता है NaBH4। ठीक है,
तो ये कुछ रिएक्शन है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है, सिंपल सा सीधा याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एक सिंपल से कुछ प्रॉपर्टीज थी जो तुम्हारे सामने एक्सप्लेन किए, तो इसको तुम्हें याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि आयोनिक हाइड्रेट्स क्या होता है, तो ये सारी चीजें तुम्हें अपने आप वहां पे थोड़ी क्लियर होने लगेगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कोवेलेंट और मोलिकुलर हाइड्रेट पे। तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्टिविटी होती है वो काफी कम होती है, जैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स की होती है वैसे किसकी कम होती है, अपने कोवेलेंट हाइड्रेट्स की होती है। एमपी और बीपीपी क्या होता है, कम होता है, ठीक है, ये चीज पढ़ चुके हैं। अब अगर तुम देखोगे ना, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच वाला हमने पढ़ा है थर्ड टाइप, इसका जो थर्ड टाइप था वो इलेक्ट्रॉन रिच था। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूं तो NH3 बोल सकता हूँ, H2 बोल सकता हूँ, HF बोल सकता हूँ, यही लिया ना मैंने वहां पे। तो अगर इन चीजों को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इन सबके पास क्या है, लोन पेयर है। इन सबके पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है भैया, लोन पेयर है, लोन पेयर है। तो इनके पास अगर लोन पेयर है तो ये सारे किसकी तरह बिहेव करेंगे, एलबी मतलब यूइस बेस, एलबी मतलब यूइस बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो बोल सकते हो कि जो कोवेलेंट हाइड्राइड जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, वो लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। अब लुईस बेस क्या होता है ये नहीं बताने वाला। हाँ, थर्ड टाइप चलते हैं जिसका नाम है मेटेलिक इंटरस्टिशियल या नॉन स्टोइकियोमेट्री हाइड्राइड्स, ठीक है। चलो बात करते हैं इसकी। जैसे ये मेटेलिक हाइड्रेट्स होते हैं ना, तो उनका कुछ स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बताया, तो उसको मैं समझाता हूँ तुम्हें कि सबसे पहले तुम्हें ये चीज तो समझ में आ गई कि डी और एफ ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उनसे बनता है, इसके वजह से इनको मेटेलिक हाइड्रेट्स बोलते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और इसके अंदर जब भी ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है ना, तो हाइड्रोजन इनका जो भी ये वॉइड्स है, वॉइड्स दिख रही है यहाँ पे, इनके बीच में जो जगह है यहाँ पे, इस वॉइड्स के अंदर आके वो अपना बैठ जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन। तो इस वॉइड को क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल बोला जाता है। इस वॉइड को ही अगर हम थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल। और इसी वजह से इनको इंटरस्टिशियल हाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, उस मेटल का जो भी इंटरस्टिशियल है या वॉइड्स है उनकी वो वाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और बिना कोई डिस्टोर्शन के, ठीक है, यहाँ पे कोई डिस्टोर्शन नहीं होगा, मतलब जो मेटल्स यहाँ पे अरेंज हुए हैं उनमें कोई डिस्टोर्शन नहीं है, बस यहाँ पे जो वॉइड्स है, इन वॉइड्स में कौन आ जाता है, वो हाइड्रोजन रिएक्ट करके यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेता है जगह, ठीक है। इसी वजह से इनको इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स भी बोला जाता है। याद रहेगा क्या, सिंपल सी चीज। अब कुछ एग्जांपल लिए मैंने यहाँ पे, जैसे कि स्कैंडियम के साथ लिया है यूट्रियम, YH2 YH3, नियोबियम के साथ, टाइटेनियम के साथ, ठीक है। अगर तुम देखोगे ना तो SCH2 लिखा हुआ है, मतलब ये एक और ये दो है, ठीक है, ये एक और ये तीन है, ये एक और ये दो है, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे आओगे ना तुम्हें देखने को मिलेगा NB एक है और H है 0.11। इसका क्या मतलब है कि एक NB के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 0.11 हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका मतलब ये। लेकिन ऐसा ही होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे जब प्रोपोर्शन इनके अंदर डिवाइड होता है तो वो डिवाइड जरूरी नहीं है कि एक तुम्हारा होल रेशियो के अंदर, वो फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शन है पूरा क्लियर नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, पहले हाइड्रेट्स जिसको बोलते हैं वो समझा देता हूं, जिसके अंदर ऐसे रेशियो 1:2 1:3 1:4 मतलब होल नंबर रेशियो। लेकिन अगर जहां पे फ्रैक्शन रेशियो आ जाता है इस टाइप का, तो उस टाइप के हाइड्रेट्स को हमने क्या नाम दे दिया है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्रेट्स। तो इस टाइप के हाइड्रेट्स हमें कहां देखने को मिलते हैं, मेटेलिक हाइड्रेट्स में या फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है, या इनको इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सी बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद तुम्हें एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेना है रिगार्डिंग टू हाइड्रेट्स, तो तुम्हें सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या हाइड्रेट्स के अंदर होता है और कौन कौन सी चीजें हमें हाइड्रेट्स के अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें काफी कुछ चीजें कॉमन मिलेगी, जो भी चीज तुम्हें एक्स्ट्रा लगती है बाई चांस उसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना, ताकि तुम्हें पूरा एनसीईआरटी तुम्हारी बुक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन से रिलेटेड पार्ट खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, हाइड्रोजन के अंदर हमने हाइड्रोजन का पोजीशन पढ़ा पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनका हेलोजन और एल्कली मेटल के साथ सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज पढ़ी, हाइड्राइड्स फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर हम आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा हमने। तो ये कुछ सारी चीजें जो हमने पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो ये सारी चीजें तुम्हें अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं इनके कंपाउंड्स के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी लेक्चर के नोट्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके तुम आराम से लिख सकते हो और चीजें अपने आराम से कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है तो मुझे पर्सनली मैसेज करके भी तुम पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से